हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 217। इससे पहले इस कहानी के 216 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। धैर्य ने भी फ़ोन कट करके धानी की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि धानी चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो धानी ने भी अपना चेहरा एक बार फिर से सौम्या की आंचल में छुपा लिया और फिर धीरे से बोलती है कि नहीं धैर्य, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। पता नहीं अब मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत इतनी अचानक से कैसे ख़राब हो गई। मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा घबराहट भी हो रही है। अब देखते हैं आगे। तो धानी की बात सुनकर सौम्या को अब थोड़ा सा शक यकीन में बदल रहा था। उसने भी बड़े प्यार से धानी को उठाया और धीरे से बोलती है कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो। इतना कहकर वो धानी को कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। वो धानी को लेकर जैसे ही कमरे में आती है, उसने धानी को प्यार से बेड पर बैठाया और फिर मोबाइल में कुछ टाइप किया। उसके बाद बहुत ही प्यार से वो धानी के पास आकर बैठती है और बोलती है कि धानी, तुम्हारे पीरियड्स मिस हुए हैं क्या। तो धानी अभी कुछ कैलकुलेट करती है और फिर बोलती है कि शायद हाँ माँ, मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा कि हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो धानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। तो वहीं उसकी आंखें एकदम से अब धैर्य पर चली जाती हैं, जो अभी अभी बस कमरे में एंटर हुआ था। वो भी आंखें फाड़े बस धानी को ही देख रहा था। धानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में धैर्य को घूर कर देख रही थी। दोनों ने ही ये तय किया था कि वो अभी बेबी प्लान नहीं करेंगे जब तक धानी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि धानी अभी भी पढ़ना चाह रही थी। धानी ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में धैर्य की तरफ घूर कर देखा और कहा कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे आप। तुमने कहा था ना कि। इतना कहकर धानी अब एकदम से रुक जाती है, क्योंकि सौम्या वहीं पर बैठी थी। सौम्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि क्या कहा था धैर्य ने, मुझे भी बताओ धानी, क्या कहा था इसने। तो धानी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो सौम्या बोलती है कि कोई बात नहीं, बता दो ना, मैं भी तो तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। बताओ इसने क्या कहा था, मैं ना कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। धैर्य तो आंखें फाड़े बस अपनी माँ की तरफ देख रहा था और फिर धानी की तरफ देखकर नामे गर्दन हिला रहा था। तो वहीं धानी सौम्या की बातों में आकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि माँ बस प्यार प्यार में अपनी बातों में मुझे मना लेते हैं, मुझे अपनी बातों में घुमा लेते हैं और फिर मुझे पढ़ने भी नहीं देते हैं, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देते हैं ये मुझे। तो धैर्य ने तो वहीं अपना सिर दीवार पर हाथ लगाकर पटकना शुरू कर दिया था और फिर सौम्या वो तो तेज तेज हंसने लगती है। फिर उसने धानी के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो फिर हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे बेटा। धानी हैरानी से सौम्या को देखने लगती है। वो बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलती है कि आप जैसी सास होती है क्या। तो सौम्या बोलती है कि नहीं, मेरी जैसी सास नहीं होती है, लेकिन ज्योति की कहानियों में सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए मेरी सास जैसी भी पॉसिबल हो सकती है। तुम बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो फिर मैं तुम्हें एक दवा दूंगी और फिर उसके बाद तुम आराम से फ्री हो जाओगी। और तभी एक नौकर गेट पर आ जाता है। उसने हल्का सा दरवाज़ा बजाकर कहा कि मैडम मैडम आपने कुछ मंगवाया था, वो मैं लेकर आ गया हूँ। तो सौम्या ने भी अब उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर उस नौकर ने भी सौम्या के हाथ में कुछ रखा और फिर वो वहाँ से चुपचाप से बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही सौम्या बोलती है कि ये लो प्रेगनेंसी किट, जाओ जाओ पहले चेक करके आओ। तो धानी ने भी सौम्या के हाथ से प्रेगनेंसी किट ली और फिर धैर्य की तरफ फिर से घूर कर देखने लगती है। इस बार धैर्य ने भी अब थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि देखो माँ, जो कह रही है ना वो बिल्कुल सच कह रही हैं, समझे तुम। अगर तुम बच्चा नहीं चाहती हो तो फिर कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कोई भी नहीं कहेगा इस बच्चे के लिए, जाओ जाकर पहले चेक करके आओ। तो धानी ने भी धैर्य की तरफ देखा और चुपचाप से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो प्रेगनेंसी किट लेकर वॉशरूम से बाहर आती है। उसने भी धैर्य और सौम्या दोनों को ही देखा तो दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। शायद वो बच्चा चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके घर में भी बच्चे की खिलकारी गूंजे, और धानी बच्चा नहीं चाहती थी, वो धानी को फोर्स भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए दोनों बहुत ज़्यादा उदास थे। सौम्या ने अपनी उदासी को छुपाते हुए प्यार से कहा कि बताओ ना धानी, क्या हुआ है, लाओ लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारी प्रेगनेंसी किट में क्या है। इतना कहकर उसने धानी के हाथ से प्रेगनेंसी किट ले ली और फिर उस प्रेगनेंसी किट को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन अगले ही पल उसने धानी की तरफ देखा और कहा कि तुम
तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हो ना, अपनी पढ़ाई पर कॉन्संट्रेट करो। हम में से कोई भी तुम्हें कुछ भी तरीके से फोर्स नहीं करेगा। हम तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। तुम्हारे जितने भी सपने हैं तुम उससे पहले पूरा कर लो, ठीक है? चलो आज तुम अच्छे से रेस्ट कर लो, कल तुम्हारा एग्जाम है ना। इतना कहकर उसने धानी की बाजू पकड़कर उसे बेड तक लेकर आ जाती है और फिर उसे लेटने का इशारा कर देती है। धानी भी चुपचाप से आकर बेड पर लेट गई थी और सौम्या जो चुपचाप से बाहर चली जाती है। शायद अब वो अपनी उदासी ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकती थी। तो वहीं धैर्य भी धानी की तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ, इतना ज़्यादा उदास क्यों हो धानी, क्या हुआ है बताओ ना, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो? माँ तो चली गई है ना, आज जो माँ ने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक कहा है। जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा, हम में से कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। इतना कहकर धैर्य ने धानी को ब्लैंकेट ओढ़ाया और फिर तभी सौम्या वहाँ पर आ जाती है। सौम्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक दवा धानी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि लो लो बेटा, इस दवा को खा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वैसे भी अभी तो तुम 21 साल की हो गई हो ना, आराम से बेबी प्लान कर लेना बाद में, अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम भी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अभी तो तुम दोनों की खेलने कूदने की उम्र है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सौम्या ये बात बोल तो रही थी लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के से कांप भी गए थे। सौम्या के लिए ये स्टेप लेना बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा बुरी बात थी उसके लिए, और कहीं ना कहीं धानी ये बात समझ भी रही थी। धानी ने लेटे हुए ही अपने हाथ में सौम्या से दवा ले ली और फिर सौम्या की तरफ देखती है तो सौम्या ने भी अब दवाई नाइट स्टैंड पर रखी और फिर धैर्य को कुछ इशारा करके वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद धैर्य भी धानी के पास से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। सौम्या एक गहरी सांस लेकर बोलती है कि धानी पर अपनी मर्जी मत थोपना, बिल्कुल भी उसे फोर्स मत करना इस बेबी के लिए। धैर्य बोलता है कि इट्स ओके माँ, मैं कुछ भी नहीं थोपूंगा उसके ऊपर। सौम्या ने कहा कि और अपने पापा को भी ये बात बिल्कुल भी मत बताना, मैंने एक्साइटेड होकर बता दिया था, पर अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हारे पापा तुमसे पूछेंगे तो फिर तुम मना कर देना, उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी मत बोलना। धैर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बोलता है कि माँ हम बेबी को संभाल सकते हैं क्या? तो सौम्या बोलती है कि ये डिसीजन मेरा और तुम्हारा नहीं हो सकता है बेटा, धानी का है ये डिसीजन, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उस पर कोई भी दबाव डालेंगे या फिर उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करेंगे। जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। इतना कहकर सौम्या बहुत ही ज़्यादा उदास सा चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर धैर्य भी काफ़ी ज़्यादा उदास होकर कमरे के अंदर आता है और फिर धानी के पास बैठ जाता है। धानी इस वक्त बैठी हुई थी और उस टैबलेट को देख रही थी। एक बार वो टैबलेट देखती और एक बार धैर्य की तरफ देखती, फिर वो हल्का सा गुस्से में धैर्य की तरफ घूर कर देख कर बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, सब तुमने ही किया है, समझे तुम? अब पापा को सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया है, जो कुछ भी नहीं होना चाहिए हो गई है। ये सुनकर तो धैर्य आंखें फाड़े धानी को ही देखता रहता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी धानी बोल क्या रही है। धैर्य बोलता है कि सब कुछ हो गया का मतलब पति पत्नी के बीच में तो सब कुछ होता ही है ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अरे माँ पापा के बीच में भी तो सब कुछ हुआ होगा, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो धानी ने भी अब धैर्य की बाजू पर खींच कर एक हाथ मारा और बोलती है कि चुप रहो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, समझे? धैर्य ने भी नाइट स्टैंड पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये लो टैबलेट, इसे खा लो, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। अब तो खुश हो जाओ ना, पापा को भी कुछ नहीं पता चलेगा। धानी ने भी पानी का ग्लास लिया और फिर वो बोलती है कि धैर्य इस टैबलेट को खाने से मेरा बेबी खत्म हो जाएगा क्या? ये सुनकर तो धैर्य के दिल में एकदम से धक होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा धक्का सा लगता है। वो बेबी जो अभी सिर्फ 5 दिन का ही हुआ था उसके लिए धैर्य इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर उसने खुद को संभालते हुए थोड़ा नॉर्मल आवाज़ में कहा कि धानी तुम आईएएस बनना चाहती हो ना, तो फिर तो आईएएस ऑफिसर बनोगी तुम, उसके बाद ही बेबी आराम से प्लान कर देंगे, मुझे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बेबी को अभी तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। कुछ सोच कर धानी ने ग्लास नाइट स्टैंड पर रखा और फिर धैर्य की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलती है कि एक बात बताइए धैर्य, आप क्या आप इस बच्चे को चाहते हैं या फिर नहीं? आप जो बताएंगे मैं वही करूंगी। अब धैर्य के लिए तो धर्म संकट ही हो गया था, बच्चा तो वो चाहता ही था जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, खासकर तब से जब से उसने सुना था कि अंशिका और नियति दोनों ही प्रेग्नेंट है। उसने अपने दिल के जज्बातों को मारा और फिर उसने धानी के जज्बातों को संभलते हुए प्यार से धानी की तरफ देखा और कहा कि अरे तुम मेरी छोड़ो, इस टेबलेट को खा लो। धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलती है कि नहीं, पहले आप मुझे बताइए क्या आप इस बेबी को चाहते हैं या फिर नहीं? तो धैर्य धानी की तरफ देखकर बोलता है कि अगर मैं इस बेबी को चाहूँगा तो क्या तुम टैबलेट नहीं खाओगी क्या? तो धानी
धानी ने अगले ही पल टैबलेट फेंक दी और फिर धैर्य की तरफ देखकर बोलती है कि जब बेबी चाहते हो तो फिर कहते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं कह देते हो कि आपको ये बेबी चाहिए। तो धैर्य हैरानी से धानी की तरफ देख रहा था और धानी ने भी अगले ही पल धैर्य को कसकर अपने गले लगा लिया और फिर रोने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे। धैर्य बोलता है कि अब रो क्यों रही हो धानी प्लीज। धानी ने भी रोते हुए कहा कि यही कि आप मुझे इतना भी अपना नहीं समझते हो क्या कि ये मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी बता सको या फिर अपने दिल की बात मुझसे बोल सको। मैं जानती हूँ कि आप माँ दोनों ही इस बेबी को चाहते हो, मगर उसके बाद भी मुझसे एक बार भी किसी ने नहीं कहा। क्या मैं अभी तक इस घर में अपने लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाई हूँ कि आप लोग हक से मुझे ये कह सको कि धानी तुम प्रेग्नेंट हो और घर में खुशियाँ आने वाली है। तुम्हारे इस बच्चे से हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। ये कहते कहते धानी एकदम से रोने लगती है। तो धैर्य ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर दी और फिर उसके बालों को चूम कर प्यार से बोलता है कि हम लोग तुम्हारे सपने के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे धानी, बाकी तुम तो हमें जान से भी ज्यादा प्यारी हो। तो धानी ने भी रोते रोते कहा कि सपना गया भाड़ में, पहले मेरे लिए मेरा धैर्य है, मेरी माँ है, मेरे पापा है, उसके बाद ही सब कुछ है। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास सिवाय इस फैमिली के, और फिर इस फैमिली को भी मैं खो दूं क्या। धानी और भी ज्यादा तेज रोने लगती है, इतना कि धैर्य को भी संभालना मुश्किल हो गया था। धैर्य ने फिर अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा कि माँ, माँ देखो ये बहुत ज़्यादा रो रही है। धानी ने भी हैरानी से धैर्य की तरफ देखा और फिर से एक सीने पर जोर से पंच मारते हुए बोलती है कि बच्चों की तरह माँ से शिकायत कर रहे हो आप, क्यों, क्या आप मुझे मना नहीं सकते हो क्या। तो धैर्य बोलता है कि अब तो तुम मुझसे संभल ही नहीं रही हो, तो फिर मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो तुम। भाई कोई ने नहीं मारा है तुम्हें, किसी ने भी नहीं मारा है, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, बल्कि अब कोई आने वाला है, चुप हो जाओ धानी, नहीं तो कोई आ जाएगा। तभी सौम्य भी कमरे में आती है और फिर उसने धानी को ऐसे रोते हुए देखा तो सीधा धैर्य के गाल पर एक चांटा जड़ दिया और फिर धैर्य जो आंखें फाड़े बस अपनी माँ को ही देखे जा रहा था। दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। धैर्य ने भी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और फिर सौम्या ने उसकी बाजू पकड़कर उसे बेड से उठाया और खुद धानी के पास आकर बैठ जाती है और वो प्यार से धानी के आंसुओं को पोंछने लगती है। धानी ने भी अगले ही पल सौम्या को कसकर अपने गले लगा लिया और फिर सौम्या उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें इसने कुछ कहा है क्या, तुम रो क्यों रही हो, तुम मुझे बताओ, अभी इसके पापा से इसकी शिकायत करती हूँ, फिर इसकी टांगे तोड़वा दूंगी। तो धैर्य तो अभी भी आंखें फाड़े बस अपनी माँ को ही देखे जा रहा था और फिर बीवी को भी देख रहा था। इतने में ही सौम्या ने फिर से गुस्से से कहा कि अब तू ही बता देना, क्या कह दिया है तूने इसे जो इतना तेज तेज रो रही है, ये बता मुझे, मैं तो तुझसे दुखी हो गई हूँ दुखी। एक तो तेरे पापा ने मुझे इतना ज्यादा रुलाया है और फिर अब मेरी बहू को रुलाता रहता है। हे भगवान क्या करूँ मैं क्या करूँ, तुम बाप बेटों का। इतने में ही नरेन भी कमरे में आ जाता है। उसने धानी को ऐसे रोते हुए देखा तो खींचकर एक चाटा धैर्य के दूसरे गाल पर जड़ देता है और फिर धैर्य जो दो चक्कर काट कर अपने पापा को घूर कर देखने लगता है। उसने जल्दी से अपने दोनों ही गालों पर अपने हाथ रख लिए और फिर 2 फुट दूर जाकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से उन दोनों को घूरने लगता है। सौम्या और नरेन काफी ज्यादा गुस्से में धैर्य को देख रहे थे। नरेन भी गुस्से से बोलता है कि तुझे कहा था ना इस लड़की का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो फिर ये मत समझियो कि तू कुछ भी कहेगा, इसे मना किया था ना तुझे, तो तूने उसे इतना ज्यादा क्यों रुलाया है, बता मुझे क्यों रुलाया है तूने इसे। धैर्य अब काफी ज्यादा किसल गया था। उसने भी पैर पटकते हुए चिल्लाते हुए कहा कि अरे पापा मैंने कुछ भी नहीं कहा है, इस चूहिया को बेकार में ही इतना ज्यादा रोए जा रही है, चूहिया कहीं की, इसे तो बाद में बताऊंगी। अरे ये पापा प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, मम्मी ने कहा था कि अगर तुम प्रेगनेंसी नहीं चाहती हो तो फिर रहने दो, और हमने इसे फोर्स भी नहीं किया था प्रेगनेंसी के लिए, और फिर इसी बात पर ये इतना ज़्यादा रोने लगी कि हमने इसे फोर्स क्यों नहीं किया प्रेग्नेंट होने के लिए। वो देखो ना दवाई भी फेंक दिया है इसने, और फिर खुद गलती करती है और खुद ही रोने लग जाती है और पिटाई मेरी करवा देती है। सच कहता हूँ पापा, चाटा मारकर सही नहीं किया है आपने मुझे, वो भी इस चूहिया के सामने। फिर उसने धानी की तरफ घूर कर देखा और कहा कि आओगी तो तुम मेरे पास ही ना हमेशा, फिर बताऊंगा तुम्हें कब तक माँ की गोद में ऐसे बैठी रहोगी और कौन बचाएगा तुम्हें, जब आओगी ना तब बताऊंगा तुम्हें, समझे तुम। इतना कहकर धैर्य वहां से पैर पटक कर जाने लगा और फिर पूरी तरीके से वो जाता उससे पहले ही नरेन ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अंदर खींचा और बोलता है कि क्या क्या कहा तूने बहू को, अभी बता मुझे जरा दोबारा से कहना। तो धैर्य एक बार फिर से इरिटेट होता हुआ बोलता है कि अरे पापा कुछ भी नहीं कहा है, सच कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कहा है मैंने इस चूहिया को भी। तो नरेन ने भी अब दांत पीसते हुए कहा कि तो फिर यहीं पर चुपचाप से खड़ा रहे, मुझे बहू से पहले पूछने दे। इतना कहकर उसने धानी की तरफ देखा और कहा कि बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या कहा इस नालायक ने तुम्हें, मुझे सच सच बताओ। तो धानी ने भी अपने आंसू पोंछे और बोलती है कि कुछ भी नहीं कहा है धैर्य ने मुझे पापा। धैर्य ने भी दांत पीसते हुए धानी की तरफ देखा और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, और 2 आंसू बहा लो ना ताकि मुझे मम्मी पापा अच्छे से कूट दे, तब जाकर तुम्हें
चैन मिलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? तुम जानबूझकर ऐसे आंसू बहाती हो ताकि मेरी पिटाई हो जाए, मम्मी पापा मुझे मारे। तो नरेन ने एक बार फिर से गुस्से में धैर्य की तरफ देखा तो धैर्य अब थोड़ा सा और जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। धानी ने सुबकते हुए नरेन और सौम्या दोनों की तरफ देखा और प्यार से कहा कि मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सौम्या और नरेन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और फिर धानी ने एक नज़र नरेन की तरफ देखा। वो थोड़ा सा शर्मा गई थी और फिर उसने एक बार फिर से खुद को सौम्या के आंचल में छुपा लिया और ये देखकर तो सौम्या ने भी एकदम से हंसकर कहा कि अरे अपने पापा से क्या शर्माना, तू इनसे क्यों शर्मा रही है बेटा, पागल हो गई है क्या? तेरे पापा बच्चे थोड़ी ना है जो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, इन्हें तो सब कुछ पता है ना। धानी को ऐसे देखकर नरेन के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपना एक हाथ बढ़ाकर धानी के बालों में प्यार से फेरा और फिर चुपचाप से बाहर की तरफ चला गया था, क्योंकि वो जान गया था धानी उससे बहुत ज्यादा शर्मा रही। उसके जाते ही सौम्या ने धानी का चेहरा ऊपर किया और बोलती है कि गए तुम्हारे पापा, अब तो बंद हो जाओ ना शर्माना। नरेन के जाने के बाद सौम्या ने एक बार फिर से धानी के माथे को प्यार से चूमा और बोलती है कि अब अपना अच्छे से ध्यान रखना, भारी काम बिल्कुल भी मत करना, छोटी सी छोटी बात भी आकर मुझे बताना, किसी भी चीज का मन होना तो फिर बिल्कुल भी उसे मत मारना, अच्छे से सारी चीजें खाना, जो भी खाना चाहती हो मुझे बता देना। धानी काफी ज्यादा हैरानी से सौम्या को देखे जा रही थी और फिर वो बोलती है कि माँ, आपको तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है ना इन सब चीजों का। कुछ सोचकर सौम्या बोलती है कि जब किट्टू दिशा हुई थी ना, तब मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी, नरेन भी मेरे पास नहीं थे। तुम नहीं समझोगी इस बात को बेटा, लेकिन जब धैर्य हुआ था ना तो फिर हमेशा नरेन ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था उन्होंने। इतना कहकर उसने धैर्य की तरफ देखा और फिर प्यार से बोलती है कि ये बात मैं धानी को नहीं तुम्हें समझा रही हूँ, समझा? तो समझ आ रहा है ना तुझे कि तुझे क्या करना है? तो धैर्य ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सौम्या खड़ी होकर बोलती है कि तो फिर रखो अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान, किसी भी तरीके से इसे रुलाना मत। फिर उसने धानी की तरफ देखा और कहा कि समझ गई ना बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो फिर मुझे बता देना। धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सौम्या मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही धैर्य ने सबसे पहले अंदर से दरवाजा बंद किया और फिर धानी के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो जानती थी अब धैर्य क्या बोलेगा। फिर वो बोलती है कि देखो, अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो फिर अभी जाकर मम्मी को बता दूंगी। सुना ना माँ ने अभी क्या कहा है, छोटी सी छोटी बात भी आकर मुझे बतानी है, तो फिर आप तो जानते ही हो ना। तो धैर्य भी अपनी बाजुओं को चढ़ाता हुआ बोलता है कि अच्छा, तुम्हें मुझे पिटवाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, मैं तुम्हें रात भर परेशान करता हूँ, तुम्हें मना लेता हूँ और फिर तुम्हें पढ़ाई भी नहीं करने देता हूँ, बहुत ज़्यादा जबान चल रही थी ना तुम्हारी, अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर धैर्य धीरे धीरे धानी के पास आया और फिर धानी की हंसी एकदम से छूट जाती है। धैर्य धानी के ऊपर झुक गया और फिर धानी एकदम से लेट जाती है। धैर्य ने सबसे पहले धानी के माथे को प्यार से झूम कर कहा कि इस बार छोड़ रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, समझे तुम? लेकिन यकीन मानो, अगर अगली बार तुम्हारी वजह से मम्मी पापा ने मुझे जरा सा भी टच भी किया ना या एक बार भी मारा ना तो फिर तो तुम तो गई। इतना कहकर धैर्य धानी के बिल्कुल बराबर में आकर लेट गया था और फिर उसने धानी का सर अपने कंधे पर रख लिया और फिर उसके बालों को प्यार से सहलाता हुआ बोलता है कि अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ क्या आ गया जो तुमने ये डिसीजन ले लिया था, बताओ मुझे, ये अचानक से तुम्हारे दिमाग में क्या गुब्बारा फूटा? तो धानी बोलती है कि कुछ भी नहीं आया था, बस ये मेरी फैमिली है और अगर मेरी फैमिली मुझसे कुछ चाहती है तो फिर मुझे देना चाहिए ना अपनी फैमिली को। आखिरकार मम्मी पापा और आपने मुझे कितना कुछ दिया है, कितना प्यार दिया है, कितना सपोर्ट किया है, वरना मेरे नसीब में तो ये सब कुछ कहाँ ही था। मैं तो अनाथ आश्रम में ही रहती थी ना, किसी बुढ़े से मेरी शादी हो जाती और फिर मुझे ज़िंदगी भर एक कैद में रहना पड़ता, न जाने कितना टॉर्चर सहना पड़ता, जहाँ मैं कभी भी नहीं निकल पाती, कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती। लेकिन यहाँ मुझे आज़ादी मिली है, मेरे सपनों को उड़ान मिली है, यहाँ मुझे आप मिले हो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, मम्मी पापा मिले हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी है, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और फिर मुझे क्या चाहिए मेरी ज़िंदगी से, आप बताओ? क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती जो उनका भी हक है और मेरा भी हक है? धैर्य ने भी हल्का सा झुककर एक बार फिर से धानी के माथे को चूम लिया और फिर प्यार से बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो धानी, बहुत ही अच्छी, सच में। जब तुमसे शादी की थी ना तो फिर ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ही खराब डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ का, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का वो सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि मैंने तुमसे शादी कर ली। और शायद मम्मी सही कहती है, कभी कभी भगवान हमें जबरदस्ती कुछ देता है ना तो वो भी हमारे भले के लिए ही होता है और शायद तभी हमारी दोनों की शादी हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या सीधा अपने कमरे में जाती है, जहाँ नरेन आराम से सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था।
नरेन इस वक्त थोड़ा ज़्यादा ही बिजी लग रहा था। सौम्या नरेन की तरफ देखकर बोलती है कि क्या बात है, आज तो आप बाप बेटा दोनों ही ऑफिस नहीं जाओगे क्या? तो नरेन बोलता है कि नहीं, आज ऑफिस जाके क्या ही करना है, इतनी बड़ी खुशखबरी आई है घर में, तो क्या मैं ऑफिस में जाकर बैठ जाऊँ? कुछ वक्त तो फैमिली के साथ बिताते हैं ना, फिर चला जाऊँगा ऑफिस। सौम्या आकर नरेन के पास बैठ जाती है। नरेन ने भी लैपटॉप को साइड में रखा और फिर बोलता है कि कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ था उन दोनों के बीच में? सौम्या ने भी अपना सर नरेन के कंधे पर रखा और फिर प्यार से बोलती है कि हाँ, वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी ना, और फिर मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि ये बच्चा उसके सपने के रास्ते में आ जाए, जिसे फोर्स करके हम उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते थे। लेकिन धानी भी ना बहुत ज़्यादा समझदार है, उसने बिल्कुल सही डिसीज़न ले लिया है अपनी लाइफ का। मेरा तो दिल बहुत ही ज़्यादा धक धक हो रहा था, पता नहीं धानी क्या करेगी, टैबलेट खाकर इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देगी। अच्छी है धानी बहुत ज़्यादा। नरेन ने सौम्या के बालों को सहलाते हुए कहा कि अब उसका अच्छे से ख्याल रखना। सौम्या बोलती है कि हाँ बिल्कुल रखूँगी। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से मुझे वो पल एकदम से याद आ गया था जब दिशा और किट्टू पैदा नहीं हुई थी, जब मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशानी से उन दोनों को पैदा किया था। नरेन, उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था। मम्मी पापा ने भी मुझे अबॉर्शन के लिए कह दिया था, लेकिन मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया था। मैं यहाँ तक अपना घर तक छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मैं अपनी दोनों ही बेटियों को इस दुनिया में लेकर आना चाहती थी। तुम नहीं जानते हो नरेन, बहुत कुछ बीता था उस वक्त मेरे ऊपर, बहुत कुछ झेला था मैंने, वो भी अकेले। नरेन ने भी सौम्या को अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से बोलता है कि अब शांत हो जाओ सौम्या, प्लीज़ ऐसी बातें बिल्कुल भी मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, हमारी दोनों बेटियां भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश है, सब कुछ ठीक है, अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम दोनों के बीच में, शांत हो जाओ। तो सौम्या ने भी आंखें बंद कर ली और फिर नरेन की बाहों की गर्माहट में उसे सुकून मिल रहा था। लेकिन कभी कभी बीता हुआ कल भी आज भी दर्द बनकर उसकी आंखों के सामने आ जाता था, क्योंकि सच में सौम्या ने बहुत कुछ झेला था अपनी लाइफ में। इधर दूसरी तरफ दक्ष भी नहाकर बाथरूम से बाहर निकला, उसके हाथ में अभी तौलिया था, अपने सिर को वो अच्छे से पोंछ रहा था। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है, जहाँ पर दिया आराम से अभी तक सो रही थी। अभी तक दिया सोकर नहीं उठी थी। दक्ष भी अब दिया को ही देखे जा रहा था। दक्ष ने जब से रेस्टोरेंट संभाला था, काम में वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगा था। वो दिया की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाता था, बस रात को आता था, खाना खाकर सो जाता था। वो सीधा क्लोजेट की ओर गया और फिर उसने कपड़े बदले और फिर वापस से दिया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोलता है कि दिया, दिया उठो, देखो ना सुबह हो गई है, प्लीज़ मेरे लिए नाश्ता बना दो ना, मुझे रेस्टोरेंट में भी जाना है, प्लीज़ उठो जल्दी से। दिया ने भी आलसाई से अपनी आंखें खोलकर दक्ष की तरफ देखा और फिर हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप से बेड से उतर जाती है। वो सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगी और तभी दक्ष ने हल्के से गुस्से में कहा कि अब तुम नहाओगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे नहाने का इंतज़ार करूँ, पहले ही मेरे लिए नाश्ता बना दो तुम, उसके बाद आराम से नहा लेना, रहना तो तुम्हें घर पर ही है ना, पहले मेरे लिए नाश्ता बना दो, उसके बाद जो भी करना है तुम कर लेना। पता नहीं तुम्हें आजकल हो क्या गया है, कितनी आलस हो गया है तुम्हारे अंदर, बस टाइम से उठ भी नहीं पाती हो। दिया ने भी हल्का सा पलट कर दक्ष की तरफ देखा और फिर बोलती है कि ठीक है, बस मुंह धो लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद आपका नाश्ता बना दूंगी। इतना कहकर वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आई, तब तक दक्ष अपना लैपटॉप बैग में रख रहा था और फिर अपने बाकी ज़रूरतों का सामान को भी वो एडजस्ट कर रहा था। दिया ने दक्ष की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि पता नहीं आजकल तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, बहुत ज़्यादा आलस भी आता है। तो दक्ष ने भी दिया की बातों को इग्नोर करते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर बड़ी माँ से बात करो ना, मुझे क्यों बता रही हो, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ, सारा दिन तो घर पर आराम ही करती रहती हो, मगर फिर भी तुम्हारी तबीयत देखो ठीक ही नहीं है, आज ही अपनी बड़ी माँ से बात कर लेना। मुझे देखो अब रेस्टोरेंट जाऊँगा और फिर रात के 10 बजे रेस्टोरेंट से काम करके घर वापस आऊँगा। इतना कहकर दक्ष कमरे से बाहर निकल जाता है। दिया को दक्ष का ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने भी सोचा कि शायद ये मैरिड लाइफ का कुछ पार्ट होता है जो हर लाइफ में आता है, हर किसी पार्टनर के बीच में, इसीलिए चुपचाप से कमरे से निकलकर सीधा किचन में चली जाती है और फिर दक्ष के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद दिया खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आ जाती है। दक्ष तब तक मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करता रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बिजी सा काम कर रहा था। तो दिया
दिया ने फिर से दक्ष के लिए खाना परोस दिया और फिर दक्ष जो खाना खाता हुआ बोलता है कि माँ पापा कहाँ पर हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दिया बोलती है कि वो चारों तो किसी की शादी में गए हैं ना, कल रात ही चले गए थे, आज घर पर कोई भी नहीं है। आपको बताना चाहती थी लेकिन आपने कल रात मेरी बात ही नहीं सुनी। आपने ना ज़्यादा मुझसे बात करी, बस चुपचाप से सो गए थे और फिर मैं भी सो गई, मुझे भी याद नहीं रहा। तो दक्ष बोलता है कि तो ठीक है ना, मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ तुमसे, चले गए हैं तो आज आ जाएंगे। इतना कहकर उसने जल्दी से खाना खाया और फिर अपना लैपटॉप का बैग उठाकर वहाँ से चला गया। दिया दक्ष को जाता हुआ देख रही थी, उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। दक्ष सीधा अपने रेस्टोरेंट में पहुंचा, वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था और तभी फैमिली ग्रुप में धैर्य ने अपनी और धानी की गुड न्यूज़ सुना दी और फिर ये मैसेज पढ़कर दक्ष के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो खुद से बोलता है कि अब तो बस मैं ही रह गया हूँ, बस बहुत ही जल्द से मैं भी पापा बन जाऊँगा, मेरी दिया भी प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो फिर ये गुड न्यूज़ मैं भी इस ग्रुप पर डालकर सबको खुशखबरी दूंगा। फिर दक्ष ने अपना मोबाइल साइड में रखा और फिर अपने सारे रोज वाले काम में लग जाता है। रात को दक्ष हमेशा की तरह आज भी लेट नाइट घर आया था। उसने गाड़ी अपने घर के बाहर आकर रोकी और फिर सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर आकर उसने देखा तो पूरा घर फैला हुआ था, पूरा घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। दक्ष सीधा अपने कमरे में गया तो उसने देखा दिया अभी भी बेड पर लेटी हुई थी और अभी तक घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। दिया को ऐसे देखकर दक्ष को थोड़ी सी हैरानी हुई, दिया ने शायद सुबह से अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। दक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसने दिया की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि दिया दिया ये क्या बचपना है, ये कैसे बिहेव कर रही हो तुम आजकल, अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो फिर हॉस्पिटल चली जाती ना, चलो चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ये क्या बात हुई, तुमने सुबह से कोई काम भी नहीं किया, सारा घर ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, लगता है सुबह से नहाई भी नहीं हो तुम आज। तो दिया अब उठकर बेड पर बैठ जाती है, उसकी आंखों से एकदम से पानी आ गया था, वो रोने लगती है। वो हकलाती हुई आवाज़ में बोलती है कि पता नहीं बहुत ही अजीब सा मन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, आज ना सुबह से ही कुछ काम भी नहीं कर पाई हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं किया है मैंने, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है दक्ष, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है। जिया माँ के नंबर को डायल किया था लेकिन उन्होंने फ़ोन को रिसीव ही नहीं किया, वो अकेले बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं थी ना मेरी, इसीलिए हॉस्पिटल नहीं जा पाई। इतना कहकर उसने अपना सर दक्ष की बाजू पर रख लिया और फिर दक्ष एकदम से चिढ़ जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसने भी दिया का सर झटकते हुए गुस्से से कहा कि दिया हटो, क्या बचपना है तुम्हारा, बिल्कुल पागल हो क्या तुम्हें, मुझे ना नहाना है, हटो मेरे सामने से। इतना कहकर दक्ष वॉशरूम के अंदर चला गया, लेकिन जाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ाने लगता है, थका हारा घर आता हूँ मगर फिर भी ये मैडम आराम से लेटी हुई मिलती है मुझे, कोई काम धंधा ही नहीं है इनको जो कर ले, इतना भी नहीं हुआ कि पति के लिए थोड़ा सा खाना तक बना ले। इतना कहकर दक्ष वॉशरूम से बड़बड़ाता हुआ फिर से चला गया और फिर दिया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगते हैं। वो उठती है और फिर अच्छे से बेडशीट को झाड़ती है, क्योंकि दक्ष को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, गंदगी जरा से भी पसंद नहीं थी उसे, अगर वो देख लेता तो फिर से शायद गुस्सा करता। फिर उसने थोड़ा बहुत सामान जो कि कमरे में अभी फैला हुआ था उसे उठाकर सही से रख दिया, हालांकि उससे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था मगर फिर भी वो जबरदस्ती अपने आप से काम करवा रही थी। फिर वो कमरे से निकलकर धीरे धीरे किचन में आती है और फिर दक्ष के लिए जैसे तैसे थोड़ा सा खाना बनाने लगती है। उसने दक्ष के लिए खाना बना दिया लेकिन साफ सफाई करने की हालत उसकी बिल्कुल भी नहीं थी, उससे तो ठीक से अभी खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो दक्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा खाना बना दिया। उसने खाना अच्छे से सर्व किया और फिर कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर उसने देखा तो दक्ष सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। दिया ने खाना दक्ष के सामने रख दिया और फिर खुद बालकनी की तरफ चली जाती है। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग सी फील हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। दिया का मन बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, दक्ष का सपोर्ट उसे इस वक्त चाहिए थी, उसका प्यार दुलार चाहिए था, लेकिन दक्ष तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना कि प्यार की कदर तब ही होती है जब तक वो हमारे पास नहीं होता है। जब दिया दक्ष से दूर थी तो दक्ष उसे पाने के लिए कुछ भी कर रहा था, कुछ भी कर सकता था, न जाने उसके लिए क्या क्या करता रहता था, यहाँ तक कि नकली बारात तक तैयार कर ली थी। लेकिन अब जैसे ही दिया से उसकी शादी हो गई थी वैसे ही उसके तेवर एकदम से बदल गए थे, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था दिया के खुश या ना खुश रहने से, क्योंकि वो जानता था ना अब तो दिया कहीं जा नहीं पाएगी। तो वहीं दिया बालकनी में आकर सोफे पर बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू एकदम से टपकने लगते हैं। उसने थोड़ी देर में ही अपने आंसुओं को पोंछ लिया और फिर अपनी माँ को कॉल किया। उसकी माँ ने भी फोन उठाया और रिसीव करते हुए कहा कि क्या हुआ है बेटा, तू ठीक तो है ना, इतनी रात को फोन कर रही है। तो दिया भी अभी बहुत ज्यादा रोना चाहती थी, उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रोएगी तो उसकी माँ परेशान हो जाएगी। उसने भरे हुए गले से कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप बताइए वहाँ पर सब कैसे हैं। थोड़ी देर में ही अपनी माँ से बात
बात करने के बाद दिया थोड़ा-सा अच्छा महसूस करने लगती है और फिर आखिर में उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी आवाज़ से ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुम्हारी और दक्ष की लड़ाई हो गई है। तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है क्या? बताओ बेटा। देखो बेटा, ये शादीशुदा ज़िंदगी में ना ऐसे सब कुछ चलता रहता है, लेकिन तुम अपने पति के लिए अपने दिल में मलाल बिल्कुल भी मत रखना। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी तुम? बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करना। दिया ने भी हाँ कह दिया और फिर फ़ोन को कट कर दिया। तो वहीं सोफ़े पर वो आराम से लेट जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में ही उसकी आँखें लग गई थी और फिर रात के करीब 1 बजे का समय था। दक्ष ने लैपटॉप बंद किया, तब तक उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि दिया कहाँ पर है, क्या कर रही है, उसकी तबीयत ठीक है या फिर नहीं ठीक है। वो भी फिर खड़ा हो जाता है और एक अंगड़ाई तोड़कर बेड की तरफ देखने लगता है। फिर उसे एकदम से याद आया कि दिया तो बालकनी में गई थी ना, और इतनी देर से वो बालकनी से कमरे में क्यों नहीं आई। दक्ष भी अब जल्दी से बालकनी में जाता है तो उसने देखा कि दिया सोफे पर ही लेटी हुई थी और ठंड से सिकुड़ रही थी। उसे हल्की हल्की सी कपकपाहट लग रही थी। दक्ष की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर अगले ही पल उसने दिया को अपनी गोद में उठा लिया और फिर सीधा उसे कमरे में लेकर आ जाता है। दक्ष ने दिया को आराम से बेड पर लेटाया और फिर उसके गालों को थपथपाता हुआ बोलता है कि दिया, दिया क्या हुआ है तुम्हें? दिया आंखें खोलो, क्या हो क्या गया है तुम्हें? बताओ मुझे दिया, क्या हुआ है? लेकिन दिया तो बहुत ही ज्यादा ठंड से कांप रही थी। दक्ष ने भी जल्दी से ब्लैंकेट लिया और फिर दिया को अच्छे से उड़ा दिया। दिया को अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और फिर उसने दिया के हाथों को जल्दी से अपने हाथों में लेकर उसे गर्म करने लगता है। दिया को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी इस वक्त। दक्ष को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन दिया आंखें बिल्कुल भी नहीं खोल रही थी। दक्ष ने दिया के लगातार हाथ रब किए, लेकिन दिया अभी भी अपनी आंखें खोल नहीं रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। दक्ष ने थोड़ा सा गुस्से में मगर धीरे से कहा कि पता नहीं खुद को क्या समझती है ये, पता नहीं इसको क्या ही हो गया है, आजकल ठंड बढ़ रही है और फिर ये बाहर जाकर सोफे पर सो गई। पागल कहीं की, इतनी भी अकल नहीं है क्या तुम्हें यार? मैं पहले ही अपने काम को लेकर इतना ज्यादा परेशान रहता हूँ, इतना ज्यादा परेशान हूँ, और फिर ऊपर से तुम्हारी जैसे नखरे वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कितना ज्यादा परेशान करती हो यार। इतना कहकर उसने फिर से दिया के हाथों को रब किया और फिर उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ा दिया, लेकिन दिया का कपकपाना अभी भी कम नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा ठंड से कांप रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद आखिरकार दिया ने हल्की हल्की सी अपनी आंखें खोली तो दक्ष ने एक राहत की सांस ली और फिर दिया ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन दक्ष थोड़ा सा गुस्से में दिया की तरफ घूर कर देखता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है कि लेकिन अब मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। दिया हैरानी से दक्ष को देख रही थी, कितना बदल गया था दक्ष उसके लिए। दक्ष ने एक बार फिर से गुस्से में दिया से कहा कि क्या चाहती क्या हो तुम? कि मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्सा करे, मुझ पर चिल्लाएं, मुझे मारे और घर से निकाल दे मेरी पिटाई करके, यही चाहती हो ना? क्यों गई थी तुम बाहर? बताओ मुझे, क्यों गई थी बाहर? और अगर गई भी थी तो क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? तुम कपड़े भी तो पहन कर जा सकती थी, शॉल स्वेटर कुछ तो लेकर जाती ना बाहर तुम। और क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर सोफे पर सोने की? जाकर सोफे पर सो गई। ये कोई सोने की जगह होती है क्या? बीमार होना चाहती हो क्या? क्या मुझे डांट करवाना चाहती हो? दक्ष गुस्से में दिया को ही देख रहा था और फिर दिया की आंखों में बस पानी ही बहा जा रहा था। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने अपनी गर्दन झुका ली और फिर वो मान चुकी थी कि दक्ष उसे नहीं समझेगा। दक्ष ने भी अब दिया को ही देखा और फिर उसके चेहरे को पकड़ के एक ही हाथ में ऊपर करके कहा कि मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत किया करो तुम। मुझे पता है तुम्हारे नखरे कभी भी खत्म नहीं होंगे, समझे तुम? बहुत ही ज्यादा परेशान करना आता है तुम्हें। इतना वक्त हो गया है हमारी शादी को, तभी भी तुम मुझे ना समझ नहीं पाई हो, आज तक नहीं समझ पाई हो। इतना कहकर उसने दिया के चेहरे को जोर से झटक दिया और फिर गुस्से में जाकर सोफे पर बैठ जाता है और फिर से अपना लैपटॉप ऑन कर लेता है और उसमें ही घुस जाता है। और तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। दक्ष ने अभी फोन रिसीव किया और फिर किसी पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने वो ऑर्डर लिया ही क्यों जब तुम्हें पूरा नहीं करना था? क्यों तुमने वो ऑर्डर लिया था? बताओ मुझे। तुम्हारे लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, कभी तो दिमाग से काम कर लिया करो ना। हर रोज तुम्हें नहीं गाइड करने आऊंगा मैं। तो दक्ष ने अभी किसी से फोन पर अपने काम की कुछ बातें की थी और फिर फोन को कट कर दिया था। दिया भी ऐसी की ऐसी ही बैठी रहती है और अपने आंसुओं को बहाती रहती है। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने एक नजर भी दक्ष की तरफ नहीं देखा था। दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपनी कमर सोफे पर लगा दी। शायद उसे भी अब काम का बहुत ज्यादा तनाव रहता था, बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। फिर वो खुद को कंट्रोल करके फिर से उठता है और फिर दिया के पास आकर प्यार से बोलता है कि दिया, मैं काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर है मेरे सिर पर, इसीलिए तुम पर चिल्ला पड़ा, इसीलिए तुम पर गुस्सा कर दिया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम ना बाहर ठंड में मत बैठा करो। अचानक से दिल की धड़कनें रुक गई थी मेरी।
मेरी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता, बताओ क्या होगा मेरा तुम्हारे बिना। इतना कहकर उसने दिया के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और फिर दिया की आंखों में तो सिवाय आंसू के कुछ भी नहीं था। वो अभी भी बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे इस वक्त दक्ष का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था, थोड़ा सा प्यार चाहिए था, थोड़ा सा उसे अपने लिए टाइम चाहिए था। दक्ष ये बात समझ ही नहीं रहा था कि आखिर दिया को उसे क्या चाहिए। तभी दक्ष बोलता है कि अब सॉरी बोल तो दिया है ना मैंने, प्लीज अब शांत हो जाओ, प्लीज अब मत रो ना दिया। दक्ष के इतना ही बोलने से दिया ने अपनी दोनों ही बाहें दक्ष के पेट पर लपेट दी और फिर सिसकती हुई आवाज में बोलती है कि सच में बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा, ऐसे पेन तो कभी भी नहीं हुआ, मुझे ना बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। दक्ष बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो उठकर तुम नहा लो, गर्म पानी से नहाओगी ना तो फिर ठीक हो जाओगी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जल्दी से उठो और नहा लो। तो दिया धीरे धीरे उठने लगती है, लेकिन उसे उठा भी नहीं जा रहा था, उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसने दक्ष की बाजू पकड़कर कहा कि मुझे वॉशरूम तक छोड़ दीजिए प्लीज, मैं ना चल नहीं पा रही हूँ। तो दक्ष ने दिया की बाजू पकड़ी और फिर उसे जल्दी जल्दी वॉशरूम के गेट तक ले आता है। दिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही दक्ष है जो पूरे कमरे में गोद में उठाकर उसे घूमता रहता है, और फिर आज जब उसे थोड़ा सा उसके सपोर्ट करने की जरूरत थी तो वो ऐसे रूडली बिहेव कर रहा था, उसे खुद ही चलवा रहा था। इस वक्त दिया का दिल सच में बहुत ही ज्यादा भर आया था, उसे बहुत ज्यादा अपने लिए बुरा लग रहा था। तो दक्ष ने भी दिया के लिए वॉशरूम का गेट खोला और फिर बोलता है कि जाओ जाओ जाकर नहा लो। तो दिया ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद 2 बार दीवार से लगकर वो रोने लगती है और फिर धीरे धीरे वहीं पर बैठ जाती है। इधर दूसरी तरफ दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ से, ऊपर से इसके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं, क्या करूँ भगवान, मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाल दिया आपने। इतना कहकर उसकी नज़र अचानक से बेड पर जाती है जहाँ पर दिया भी लेटी हुई थी। उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और मुँह खुला का खुला रह गया। बेड पर तो खून लगा हुआ था, वो भी बहुत सारा खून बेड की चादर पर लगा हुआ था। अब जाकर सच में दक्ष के दिल में एकदम से धक हुई थी, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बजाते हुए कहा कि दिया दिया क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे, लेकिन कोई भी अंदर से आवाज़ नहीं आती है। तो दक्ष ने एक बार फिर से दिया की फिक्र करते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बजाते हुए कहा कि दिया दिया दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो, अरे कुछ बताओ तो सही, दिया क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या, दिया तुम्हें पीरियड्स आए हैं क्या, बताओ मुझे क्या हुआ है दिया। लेकिन फिर भी कोई भी आवाज़ नहीं आती है और फिर अगले ही पल दक्ष ने वॉशरूम का गेट खोल दिया और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें तो और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई थी और फिर उसका दिल धकर धकर करने लगा था। दिया वॉशरूम के फर्श पर लेटी हुई थी, बेहोश हो चुकी थी और उसकी लोअर बॉडी पर खून लगा हुआ था। दिया का व्हाइट नाइट सूट पीछे से लाल हो चुका था। अब तो दक्ष के दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी थी। अब जाकर उसे यकीन हो गया था कि दिया सच बोल रही थी, उसकी सच में बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी। उसने अगले ही पल दिया को प्यार से अपनी गोद में उठाया और फिर जल्दी जल्दी से कमरे में लेकर आ जाता है। उसने दिया को कंबल से कवर किया और फिर फोन निकाल कर किसी को कहा कि आंटी आंटी बड़ी माँ घर पर नहीं, आप प्लीज प्लीज एक बार घर पर आ जाइए, पता नहीं दिया को क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसकी और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, प्लीज आंटी आप जल्दी से जल्दी मेरे घर पर आ जाइए। इधर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि बेटा दिया को पीरियड्स हुए होंगे, उसे पीरियड्स आया है। दक्ष बोलता है कि पीरियड में वो बेहोश कभी भी नहीं होती थी, वो आज बेहोश हो चुकी है, प्लीज आंटी मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आंटी आप घर पर एक बार आ जाइए और दिया को देख लीजिए इसे क्या हो गया, ये बेहोश हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि दिया तो प्रेग्नेंट थी ना। यह सुनकर तो दक्ष की बची कुछ सांसें भी एकदम से रुक गई थी। वो धीरे से बोलता है कि आंटी मुझे नहीं पता था कि दिया प्रेग्नेंट है, आप एक बार आकर प्लीज चेक कर लीजिए ना कि आखिर दिया को हुआ क्या है। इधर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ठीक है बेटा मैं अभी आती हूँ, जब तक तुम दिया का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर उसने फोन को कट कर दिया और फिर वहीं दक्ष ने भी अपना फोन साइड में फेंक दिया और फिर दिया के पास आ जाता है, उसके गालों को अपने हाथों में पकड़कर हिलाते हुए बोलता है कि दिया दिया प्लीज उठ जाओ, दिया प्लीज एक बार उठ जाओ, दिया दिया सॉरी सॉरी आई एम रियली 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 वेरी वेरी सॉरी, प्लीज मुझे ना ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज दिया मुझे माफ कर दो, एक बार अपनी आंखें खोल दो। दक्ष को इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने दिया को प्यार से अपनी गोद में उठाया और फिर सोफे पर आकर लिटा दिया। सबसे पहले उसने बेड शीट अच्छे से चेंज करी क्योंकि वो खून की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। दक्ष ने भी अब दूसरी बेड शीट बिछाई और फिर जैसे तैसे दिया के कपड़े भी चेंज किए और फिर उसे फिर से बेड पर लाकर लेटा दिया और फिर तभी घर के मेन
सेकंड डोर बजती है। वो दक्ष जल्दी से भागता हुआ बाहर गेट की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो सामने जिया की कोई नर्स फ्रेंड खड़ी हुई थी। दक्ष ने उसे देखकर कहा कि थैंक यू आंटी, आप आ गई, जल्दी से चलिए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो गया है। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है और उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है। वो औरत बोलती है कि अरे इतना क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, मैं देख लूँगी ना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी पत्नी को। इतना कहकर वो नर्स अंदर आ गई और फिर पीछे पीछे दक्ष भी उसके आ जाता है। वो नर्स आकर सीधा दिया के पास बैठती है और फिर दिया का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ चुका था। नर्स ने दक्ष की तरफ देखकर कहा कि तुमने कपड़े चेंज किए हैं क्या? तो दक्ष ने अभी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उस नर्स ने दिया के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया तो दक्ष एकदम से बोलता है कि अरे आप ब्लैंकेट क्यों हटा रही हो आंटी, उसे ठंड लग जाएगी, उसे बहुत तेज ठंड लग रही है। तो उस नर्स ने कहा कि मुझे मेरा काम करने दो। इतना कहकर वो दिया के लोअर पार्ट को चेक करने लगती है और तभी दक्ष ने मुंह एकदम से फेर लिया था। शायद नर्स के सामने ये सब कुछ देखना उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तो वहीं उस नर्स ने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा और फिर एक नज़र दिया की तरफ देखा। फिर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलती है कि कहाँ मिलते हैं ऐसे पति। फिर उसने दिया को अच्छे से चेक किया और फिर से उसे ब्लैंकेट ओढ़ा कर खड़ी हो जाती है और फिर उसने अपने हाथों में पहने हुए ग्लव्स को उतारकर डस्टबिन में डाला और फिर दक्ष की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर उसे थोड़ा सा गुस्से से घूरकर देखती है। तुम्हारी बीवी का मिसकैरेज हो गया है, अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया है। यह सुनकर तो दक्ष बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। उसकी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। उसे एकदम से झटका लगा और फिर वो नर्स की तरफ देखकर बोलता है कि दिया प्रेग्नेंट थी क्या? इस वक्त नर्स को भी दक्ष के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। तभी उस नर्स ने दक्ष की तरफ देखा और कहा कि हाँ, शायद उसे भी ये बात नहीं पता थी कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसके, मुश्किल से 10-15 दिन ही हुए थे कि वो प्रेग्नेंट हुई थी। तो दक्ष ने भी एक नज़र दिया की तरफ देखा और फिर अब उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट भर चुका था। उसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ शर्म भी आ रही थी कि उसकी एक गलती की वजह से उसका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं आ पाया है। उसने दिया के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, क्यों इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया। फिर उसने नर्स की तरफ देखा और कहा कि लेकिन मिसकैरेज क्यों हो गया। वो नर्स बोलती है कि दक्ष बेटा, हर कोई प्रेगनेंसी पीरियड को ठीक से झेल नहीं पाता है ना, मतलब हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल अलग होता है हर बॉडी को झेलना। तो दिया की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता होगा, वो ना तो ठीक से उठ रही होगी, ना ठीक से कुछ खा रही होगी, ना ही ठीक से कुछ काम कर पा रही होगी। हर वक्त उसे आलस लगता होगा, कमजोरी लगती होगी और फिर वॉमिटिंग जैसा भी लगता होगा। फिर नर्स ने दिया के पास आकर उसकी आंखों को अच्छे से चेक करके कहा कि खून की भी बहुत ज़्यादा कमी है इसके अंदर। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी ने 3-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। यकीन नहीं आता है कि तुम्हारी बीवी ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया और फिर तुमने और जिया ने इसे अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया। कैसे लोग हो तुम जो अपनी बहू को और अपनी बीवी को एकदम से ध्यान ही नहीं रखती हो। कमजोरी की वजह से मिसकैरेज हो गया है इसका, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें एक टैबलेट दे देती हूँ, दिया को अच्छे से खिला देना ताकि उसका पेट साफ हो जाए और फिर आगे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो, वरना नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर दिया की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई ना तो फिर आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी प्रेगनेंसी में। दक्ष की आंखें एकदम से भर आई थी, लेकिन उसने अपने आप को स्ट्रिक्टली हैंडल कर लिया और फिर वो बोलता है कि क्या दिया को नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होगी क्या? नर्स ने कहा कि नहीं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं होगी, लेकिन दिया को प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होगी। मतलब उसे मॉरल सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तुम्हें उसे अच्छे से केयर देना पड़ेगा, उसका सपोर्ट करना पड़ेगा और उसे हमेशा खुश रखना पड़ेगा। उसके लिए अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अगर इस बार भी नहीं मिला ना तो शायद मिसकैरेज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक औरत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पति की ही होती है। समझ रहे हो ना तुम कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? वैसे भी तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जय और वीरू दोनों को ही देखा है, दोनों ही अपनी बेबी को बहुत ही ध्यान से रखते थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे एक दूसरे के, और तुम उन्हीं के ही तो बेटे हो। तुम भी अपनी बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे से दिया का सपोर्ट करोगे, उसकी केयर करोगे। इतना कहकर उस नर्स ने अपनी बैग में से कुछ टैबलेट निकाली और फिर दक्ष के हाथ में रखते हुए बोलती है कि ये लो वो टैबलेट है, इसे कुछ खिलाकर जरूर दे देना। पेट में जितनी भी गंदगी होगी ना साफ हो जाएगी। उसके बाद तुम 2-3 महीने के बाद प्रेगनेंसी के लिए फिर से ट्राई कर सकते हो। दक्ष ने भी हल्के से हाँ में अपनी गर्दन
गर्दन हिला दी और फिर उसने उस नर्स को बाहर तक छोड़ा और फिर खुद आकर दिया के पास बैठ जाता है। जैसे ही वो दिया के पास आया वैसे ही उसके आंसू टपकने लगते हैं। उसे इस वक्त अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा दिया के लिए बुरा भी लग रहा था। दक्ष की आंखें भी रोने की वजह से पूरी तरह से अब लाल हो गई थी। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर दिया के पास आकर लेट जाता है। उसने दिया को खुद से चिपका लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पिछले बीते दिनों की हर एक बात याद आने लगती है, जब उसने दिया पर इतना ज़्यादा चिल्लाया था, जब दिया पर उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया था और दिया उसे उम्मीद भरी नज़रों से हर वक्त देखती रहती थी। दक्ष को अब अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसका मन कर रहा था कि जैसे जो कुछ भी हुआ है सब उसकी वजह से ही, वो अभी के अभी अपना सिर जोर जोर से दीवार में पटक ले। इतना कि उसने अपना एक हाथ गुस्से में फिर नाइट स्टैंड पर जोर से मार दिया और नाइट स्टैंड पर रखा हुआ लैंप एकदम से टूट जाता है। लेकिन दक्ष का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने दिया को खुद से चिपका कर रखा हुआ था और थोड़ी देर में ही उसकी आंखें एकदम से लग जाती हैं। अगली सुबह जब दक्ष की आंखें खुलती हैं तो उसने खुद को बेड पर अकेला देखा। उसने कमरे में अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसने खुद को बेड पर अकेले ही पाया। उसने कमरे में नजरें घुमाई तो वहां पर ना तो बेड शीट रखी हुई थी और ना ही दिया के गंदे कपड़े रखे थे। शायद दिया ने सुबह उठकर वो सब कुछ समेट दिया था, क्योंकि दिया जानती थी कि दक्ष को ये सब गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दक्ष अगर उठ जाएगा तो उस पर फिर से चिल्लाने लगेगा। दक्ष जल्दी से घबराहट में उठता है और सीधा वॉशरूम में जाकर देखता है तो दिया वहां पर भी नहीं थी। अब दक्ष का दिल और भी ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जल्दी जल्दी से अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है और फिर दिया को आवाज लगाना शुरू करता है, दिया दिया तुम कहाँ पर हो? दिया जल्दी से मेरे सामने आओ। दिया कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जल्दी आओ मेरे सामने। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है तो दक्ष की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी जल्दी से अब घर के सभी कमरों में जाता है दिया को देखने के लिए, लेकिन दिया वहाँ कहीं भी उसे नहीं मिलती है। अब दक्ष और भी ज्यादा परेशान हो गया था। वो जल्दी जल्दी से अपने घर के मेन गेट की तरफ जाकर देखता है तो दरवाजा खुला हुआ था। अब तो दक्ष को भी समझ में आ गया था कि शायद दिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। दिया उसे छोड़कर चली गई है। उसे अब अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो खुद में ही गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि तो क्या करती दिया? मैंने तो दिया को कहीं का भी नहीं छोड़ा है, उसका सपोर्ट तक नहीं कर पाया मैं। जब दिया नहीं थी तो फिर दिन रात उसे अपना बनाने के सपने देखता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था, हर मंदिर हर मस्जिद में प्रार्थनाएं करता था। और अब जब वो हमेशा के लिए मेरे घर पर आ गई थी, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तब उसके लिए मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं होता था। मगर फिर भी दक्ष के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद दिया कहीं ना कहीं यहीं कहीं होगी, कहीं नहीं गई होगी। उसने मेन गेट को खोला और जल्दी जल्दी से अपने घर के छोटे से गार्डन में आता है और फिर उसने जैसे ही गार्डन का बड़ा सा दरवाजा खोला उसके सामने दिया आ जाती है। दिया को देखकर अब जाकर उसकी जान में जान आई थी। उसे बहुत ज्यादा सुकून मिला था कि दिया उसे छोड़कर कहीं भी नहीं गई है। तो वहीं दिया ने एक नजर दक्ष की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें झुकाकर धीरे से बोलती है कि वो किसी काम से गई थी बाहर। दक्ष कुछ भी नहीं बोलता है, अपने इमोशंस को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करने लगता है। लेकिन उसने ये महसूस किया था कि कुछ पल के लिए दिया उससे दूर हो गई तो फिर उसकी क्या हालत हो गई थी। फिर वो दिया के पास होकर भी दिया के पास नहीं रहता था। तो दक्ष ने अब दिया के हाथ में देखा, दिया के हाथ में एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन थी। तो दक्ष ने दिया की तरफ देखा तो दिया चुपचाप से घर के अंदर आ जाती है और फिर चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है। दक्ष भी अब पीछे पीछे दिया के ही आ जाता है। दिया जैसे ही कमरे में पहुंची उसने अपना पेट पकड़ लिया और फिर उसे बहुत तेज से दर्द हो रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से उठकर बाहर गई थी। उसने सोचा था कि वो दक्ष से कह देगी, लेकिन दक्ष के बिहेवियर को देखकर उसने अपना जरूरी सामान खुद ही लाने के लिए सोच लिया था, क्योंकि दक्ष तो जरा जरा सी बात पर ही उससे गुस्सा करने लगता था, चिल्लाने लगता था और वो इसी वजह से दक्ष से कुछ भी नहीं बोल पाई और अपना सामान लेने के लिए खुद ही चली जाती है। दक्ष ने दिया को दर्द से कराहते हुए देखा और फिर उसके पास जाकर बोलता है कि दिया दिया तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगी दिया और क्या दिया अब दोबारा से प्रेग्नेंट हो पाएगी या फिर नहीं, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग।